हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाए क्लास 11। तो उन सब बच्चों के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग फ्री में यूट्यूब लाइव लेकर आया है। और ये यूट्यूब पे वीडियो जो जा रहे हैं लगातार जाते जाएंगे। अभी हम लोग रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम का रूटीन आने के बाद ये लाइव हो जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन करके आप अपने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी लाइव नहीं हो रहा है क्योंकि लाइव होने के बाद बहुत कम बच्चे अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो रिकॉर्ड करके हम लोग डाल दे रहे हैं वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चे देखें। आपका जो सवाल है अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल जो है रख सकते हैं और उसका जवाब हम लोग अगले वीडियो में देंगे। आपके कमेंट को रीड किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है उसको अगले वीडियो में हम लोग उसका आंसर करके देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्लास 11 का जो कॉमर्स है 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों के लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस जो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नीचे हो रहा है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों के क्लासेस होते हैं। तो आपको बता दें कि आर्ट्स के लिए CWH आर्ट्स नाम से एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप कॉमर्स के हैं तो CWH कॉमर्स आप जिसमें देख रहे हैं, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो CWH साइंस। अगर कोई आपके कांटेक्ट में साइंस का स्टूडेंट है तो CWH साइंस के नाम से यूट्यूब चले, जहाँ पे प्ले लिस्ट में, आपको मालूम है कि प्ले लिस्ट कैसे देखना है, प्ले लिस्ट में जाके आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं। सारे वीडियो वहाँ पे डाले हुए बढ़िया से सजा के रखा हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। अगर दिक्कत होगा प्ले लिस्ट देखने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। और आपकी जानकारी की एक और बात बता दूं कि हमारा लाइव बैच जो हम लोग अपने एप्लीकेशन के ऊपर, ये PDF अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, ऐप इंस्टॉल करना होगा, जो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के दो ऑप्शंस दिखेंगे, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो अनदर मेथड में जाना है, नंबर डालना है, OTP आएगा, सबमिट करना है, नाम डालना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह का बॉक्स खुलेगा जिसको होम पेज बोलते हैं। यहाँ 3 लाइन नज़र आएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे। और फ्री स्टडी मटेरियल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्लास देखिए, वहाँ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस करके बटा रहता है। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल तीनों में बटा रहता है। आप कॉमर्स में, अगर स्टूडेंट कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में जाएंगे, साइंस के साइंस में जाएंगे, आर्ट्स के तो आर्ट्स में जाएंगे। कॉमर्स में क्लिक करेंगे तो क्लास पूछेगा, क्लास में क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट पूछेगा, उस सब्जेक्ट में जाएंगे तो ये PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो हमारा लाइव बैच जो 2026 एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो गया है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन पे। तो जो बच्चे 2026 में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो हजारीबाग आना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहीं भी वो बैठ के पढ़ सकते हैं। तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। आप जाके एप्लीकेशन में एक बार सर्च कीजिए, वहाँ पे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और किसी तरह का क्वेरी हो तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। सिर्फ ये बात मत पूछ लेना कि परीक्षा में कौन क्वेश्चन आ रहा है सर। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चा लोग बोलता है सर क्वेश्चन जुगाड़ कर दीजिए सर, तो वो सब काम मत करना। बाकी जो भी इंक्वायरी होगा पूछ लेना। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने सारे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। आप साइंस के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, तीनों के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच लेकर आए हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। साइंस में भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, कॉमर्स और आर्ट्स में भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। तो चलिए, इतना तो इंट्रोडक्शन था जो हम आपकी जानकारी के लिए बता दिए। अब हम लोग चल रहे हैं, ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आपको दिख रहा होगा, JCRT द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर एक मॉडल सेट बना के देता है। तो 2 मॉडल सेट आया था 21-22 में, 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसके लिए। आपको पता था 2021 का मॉडल सेट हम नहीं देंगे क्योंकि उस समय कोरोना था और मॉडल सेट जारी नहीं हुआ था। तो आपको 2019 का दे दिया गया है। 2019 का मॉडल सेट आपके पास अवेलेबल है, वीडियो डाल दिया गया है। 2020 का भी अवेलेबल है, और 2021 में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था इसलिए कोई मॉडल सेट नहीं है। अब 2022 का 2 मॉडल सेट है, ठीक है, 2 मॉडल सेट 2022 का है, 1 और 2। तो अभी हम लोग दोनों मॉडल सेट आपको दे देंगे, वो भी सजा के। 2023 का मॉडल सेट रहेगा, एक मॉडल सेट है। 2024 में फिर मॉडल सेट आया था, ये भी आपके पास जाएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट का, चाहे अकाउंट्स है, चाहे बिजनेस स्टडी, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे ETP है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कॉमर्स या अर्थमेटिक है,
ये सारे सब्जेक्ट के इसी तरह से मॉडल पेपर जाएंगे। सबका 2021 का मॉडल पेपर गायब रहेगा, क्योंकि 2021 में कोरोना के कारण परीक्षा हुई ही नहीं थी, बिना परीक्षा का बच्चा पास कर दिया गया था, इसलिए उसमें मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ था। तो ये मॉडल पेपर है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जारी करता है, और उसको हम लोग पूरा समझाएंगे। तो मैं सारे बच्चों को बता दूं कि अगर इस पेपर को पूरा क्लियर कर लेते हैं, हम लोग सबका थंबनेल में लिख देंगे कि मॉडल पेपर कब का है। मॉडल पेपर को क्लियर कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम लोग अपना टेस्ट, जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट होता है, वो हर सब्जेक्ट का, अगर अकाउंट्स है तो इसमें 5 सेट जाएगा, सेट 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा, एक जगह सजा देंगे हम। इसी तरह बीएसटी का, इसी तरह सारे सब्जेक्ट का हम लोग इसी तरह से टेस्ट का लेकर जाएंगे। तो भैया यहाँ पे मॉडल सेट और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट, अगर ये सबको कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और फिर हम लोग एग्ज़ाम, जैक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, वो भी आपको डिस्कस कर देंगे। तो इतना काफ़ी आपके लिए, इससे बाहर नहीं आएगा। एक चैनल को पकड़िए और लगातार देखते रहिए वीडियोज़, तो फ़ायदा होगा। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो 2-3 चीज़ मिलेगा, एक मॉडल पेपर का थंबनेल मिलेगा, एक थंबनेल टेस्ट का मिलेगा, और एक थंबनेल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिलेगा, जो 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, सारे क्वेश्चंस का मिलेगा। तो आज हम लोग अकाउंट्स का आंसर करने जा रहे हैं, मॉडल पेपर 2022 का, ठीक है। और इसमें 2 सेट है, 40 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए। ध्यान रखना है कि इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो पार्ट ए का ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, क्योंकि उस समय पार्ट ए ही पढ़ना था एमसीक्यू में, ठीक है। तो ज़्यादातर पार्ट ए का है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। पार्ट बी में खाली एक ही चैप्टर है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्ट बी में, ए में सब है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य जो है कौन सा बुक लिखा था, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बताइए। सबसे पहला पूछ रहा है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य जो है अकाउंट्स का पुस्तक लिखा था, इकोनॉमिक्स का पुस्तक लिखा था, सांख्यिकी का, या तो कौटिल्य जो है इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है। कौटिल्य जो है किसके लिए फेमस है, इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है। कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स की पुस्तक लिखी थी, कौटिल्य इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखांकन सतर्कता पूर्ण एवं कुशल पर आधारित होता है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। बोलता है कि अकाउंटिंग सबसे बढ़िया और केयरफुल कौन सा चीज़ होना चाहिए जिस पर अकाउंटिंग डिपेंड करता है, तो बुक कीपिंग पर। अगर बुक कीपिंग अच्छा होगा तो अकाउंटिंग ठीक होगा, अगर बुक कीपिंग गड़बड़ होगा तो अकाउंटिंग सही नहीं होगा। नहीं, पूरा अकाउंटिंग डिपेंड करता है बुक कीपिंग पर, क्योंकि अगर जर्नल गलत बन गया, बुक कीपिंग अगर गलत हो गया तो सारा का सारा आगे का प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। इसलिए बुक कीपिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का। पुस्तकों के एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को क्या कहा जाता है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। अगर एक ही जगह पे सारे लेन देन को सिस्टमैटिक अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने को, तो रिकॉर्ड मतलब लिखने को, तो अगर हम लिख रहे हैं तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग में क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर बिजनेस के लेन देनों को हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो वो कहलाता है बुक कीपिंग। याद रखिएगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं तो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। आगे, पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या, अभी तो पढ़े। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य है लेन देन को सही से रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ है, देखिए ये है। बुक कीपिंग का मेन काम है रिकॉर्डिंग, बस। उसके बाद का काम अकाउंटिंग का हो जाता है। बुक कीपिंग का मेन काम है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग सबसे मेन काम है बुक कीपिंग का, तो ये हो फर्स्ट। लेखांकन का मुख्य काम क्या है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं। रिकॉर्डिंग भी करते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो देखिए, ये तो खाली रिकॉर्डिंग हो गया, तो ये बुक कीपिंग का काम हो गया, जबकि अकाउंटिंग का काम पूछ रहा है। रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग का काम है, क्वालिटी तो नहीं देखते हैं, ये तो है ही नहीं कहीं। देखिए यहाँ, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये है अकाउंटिंग का काम। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी करते हैं, प्लस क्लासिफिकेशन भी करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये दोनों काम जो है वो किसके अंदर आ जाता है, अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। अकाउंटिंग के अंदर ये दोनों काम होगा कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अब बोलता है परंपरागत खाते कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ 2 भी बोल देता है, बहुत सारे लोग 3 बोल देता है। खाते की अगर हम बात करें तो 3 तरह का खाता भी होता है, 2 तरह का। वैसे 3 मारिए, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो परंपरागत खाते 3 तरह के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट।
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी माइनस कैपिटल, नहीं, गलत है। एसेट्स बराबर कैपिटल माइनस लायबिलिटी, गलत है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। सी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही है। कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5,000 क्या है? अगर हम लोग 5,000 रुपया कार्यालय भवन के किराए के रूप में देंगे, 5,000 पेड एज अ रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज एन, ऑफिस के प्रेमिसेस के लिए अगर हम रेंट पेड करते हैं तो रेंट पेड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो यह एक लेन देन है। यह क्या है? लेन देन है, घटना नहीं। घटना होगा जब कुछ बचेगा तब। एक लेजर के एक तरफ कितने कॉलम होते हैं? तो लेजर में टोटल 8 कॉलम होते हैं, मालूम होना चाहिए। लेजर में टोटल 8 कॉलम होते हैं, लेकिन पूछ रहे एक तरफ में कितना होता है? तो एक तरफ में जब 8 होता है, आधा आधा बटा रहता है, तो एक तरफ में 4 ही ना होगा। तो लेजर के एक तरफ में, एक साइड में 4 कॉलम होते हैं। लेजर के एक साइड में कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं लेजर के एक साइड में। पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग के अंदर क्या करते हैं? फिर अभी बता रहे, बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। कहीं है रिकॉर्डिंग? समराइजिंग नहीं करते, इंटरप्रिटेशन नहीं करते, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग के अंदर मेनली हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल डेटा का। बुक कीपिंग के अंदर हम लोग मेनली रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल डेटा का। अगला क्वेश्चन है भाई, बकाया वेतन खाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है। ये सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नियम कहता है नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और कौन सा पर्सनल अकाउंट बन जाता है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, उसके पहले कोई शब्द जुड़ गया तो ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेखांकन की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग जो है वो किसका लैंग्वेज है? द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, तो मनी लेखांकन की भाषा है, तो बोलता है लेखांकन का भाषा क्या है? तो मनी जो है अकाउंटिंग का भाषा है। और बिजनेस का भाषा पूछेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मुद्रा जो है वो लेखांकन की भाषा है। एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझ गए? मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको मनी के बारे में जानकारी होना चाहिए और बिजनेस सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बैंक में नगद किस खाते के अंदर आता है? बैंक में अगर पैसा जमा है तो बैंक तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो जो बैंक में जो पैसा का जमा है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। बैंक में जो पैसा जमा है उस अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। आगे लिखा है द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग के फादर कौन थे? तो लूकास पेसुली थे। देखिए सी नंबर में दिख रहा होगा लूकास पेसुली, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सी नंबर लूकास पेसुली, याद रखिएगा। फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? तो लूकास पेसुली है। पुस्तपालन लेखांकन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गोट पब्लिश्ड? तो 1494 में हुआ था, 1494 ईस्वी में फर्स्ट बुक आया था। अस्थायी संपत्तियों में सम्मिलित होता है। फिक्स एसेट इंक्लूड, फिक्स एसेट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं, फर्नीचर, जी हाँ, फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर आता है, बाकी ये सब करेंट एसेट्स है, फिक्स एसेट नहीं है। फिक्स एसेट के अंदर केवल फर्नीचर आता है। स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है? द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेज अदर देन ऑनर्स फंड इज नोन एज। ऑनर्स फंड के अलावा अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो क्या कहलाता है? वो एसेट्स कहलाता है। लायबिलिटी, तो बिजनेस में मालिक को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी है तो ये लायबिलिटी कहलाता है। नीचे लिखा है कि लेन देन का अर्थ होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं, खाली गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, थ्रू मनी रहता तो हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, जी हाँ, लेन देन हम उसको बोलेंगे जहाँ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है पैसे के द्वारा। गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है पैसे के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बोलता है ऑल दोज टू हुम बिजनेस ओज मनी आर कॉल्ड। जिसका पैसा
बिजनेस धारता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जिसका पैसा बिजनेस धारेगा उसको हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। जिसका हम पैसा धारेंगे वो मेरे लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है? द अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेज इज। एक्सपेंसेज के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो एक्सपेंसेज को हम लोग एक्सपायर्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी व्यय का दूसरा नाम है एक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? एक्सपायर्ड कॉस्ट। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। बोलता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, ये कौन से सिस्टम, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अगर हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कीजिए, तो 2 बार रिकॉर्ड करने के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, याद रखिएगा, 2 बार रिकॉर्ड करें। यहाँ भी देखिए दोहरा खाता प्रणाली, खाता प्रणाली नहीं बोलते, दोहरा पुस्तक प्रणाली नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। 2 बार अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, तो उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। माल उधार की खरीद दर्ज की जाती है, बताइए। द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। जब हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करते हैं तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और कैश परचेज करेंगे तो कैश बुक में चला जाएगा। लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो प्रैक्टिकेबिलिटी के आधार पर बेस्ड होता है, व्यवहारिकता के आधार पर निर्भर करता है। तो जितने लेखांकन के सिद्धांत हैं वो व्यवहारिकता के आधार पर निर्भर करता है, व्यवहारिकता के आधार पर ही चलता है। किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलिखित किया जाना चाहिए? विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी शुड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिसको हम पैसे के रूप में मेजर कर सकते हैं, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे? इस कॉन्सेप्ट को बताने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि वही ट्रांजेक्शन बिजनेस में लिखा जाएगा जिसे हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही लेन देन बिजनेस में लिखा जाएगा जिसे हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आहरण खाते की राशि, शेष राशि को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो ड्राइंग को ट्रेडिंग में नहीं, पीएल में नहीं, कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ड्राइंग का बैलेंस कैपिटल में जाके माइनस होता है, ठीक है। ड्राइंग का बैलेंस को कैपिटल में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 26 नंबर है अदत्त व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? बुढ़ाई कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को, जो खर्चे अभी मतलब पेमेंट नहीं हुए उसको भी हम लोग दिखा देते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे होगा सही, एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्रूड तो हो गया ना, अगर सैलरी एक्रूड हो गया तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने खर्चा कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिए, तो एक्रूड तो हो गया। तो जैसे एक्रूड हो जाता है आपको दिखाना पड़ेगा उसको। डूबत ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अनुसार दिया जाता है? बोलता है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। कौन से कॉन्सेप्ट? तो याद रखिएगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। पुरानी अवधारणा है कि हम लोग लॉस के लिए, खर्चे के लिए, लॉस के लिए हम लोग प्रोविज़न करते हैं। तो प्रोविज़न जो भी लॉस के लिए किया जा रहा है, अगर लॉस के लिए कोई प्रोविज़न हो रहा है तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, ये कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के आधार पर डिपेंड करता है और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है। अगला है उपार्जन की अवधारणा से संबंधित है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसमें से किससे रिलेटेड है? हम क्यों एक्रूअल को रिकॉर्ड करते हैं? एक्रूअल को लिखने का मेन रीज़न क्या है, क्यों हम लोग एक्रूअल को रिकॉर्ड करते हैं? तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर निर्भर है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। हम लोग चाहते हैं कि दोनों साइड हमारा आपस में मिल जाए, डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों को आपस में मिलाने के लिए हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अकाउंटिंग पीरियड तो सब जानते हैं, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बी ही सही है। जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से या किसी के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चलेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, और यही वित्तीय वर्ष इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी फॉलोड ईच ईयर। हर साल एक जैसा अकाउंटिंग
मेथड होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, हर जगह पे एक जैसा होना चाहिए। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था, डबल एंट्री सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड इन, कौन से देश में? तो इटली में। डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया था? इटली से आया था। डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया था? इटली से आया था। डबल एंट्री सिस्टम से आशय है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है किसी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को लिखना, किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो पुस्तकों के दो अलग अलग समूहों की प्रविष्टि, डिफरेंट इन टू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, नहीं। एंट्री इन टू रियल अकाउंट्स, नहीं। टू एंट्री इन वन सेट ऑफ बुक्स, नहीं। और एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन, जी एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को एंट्री करना ही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। कि एक लेन देन है, उसके दोनों एस्पेक्ट, जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी के यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। बैंक में जमा नगद के लिए डेबिट होगा, फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बताइए, बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। जनरल में पूछ रहा है डेबिट क्या होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट में क्या होगा? तो डेबिट में बैंक का खाता ही होगा। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक का खाता ही डेबिट में जाएगा, डेबिट में बैंक का खाता ही जाएगा। मूल प्रलेख की विशेषता है, फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है, मूल प्रलेख होता है, इसकी क्या विशेषता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसमें से क्या है? एविडेंस का काम करता है, बेसिस ऑफ ऑडिट, डिटेल डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो अगर सही से देखा जाए तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण भी का काम करता है, ऑडिट का भी आधार है और विशिष्ट लेखा रहता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसमें डाल देंगे। वो तलपट तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाई। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? तो ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से भी बनता है, बैलेंस मेथड से भी बनता है। तो बोथ मार दीजिए कि दोनों मेथड से बनाया जाता है। आगे लिखा है, एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है, डॉट 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 इज सेंड टू कस्टमर्स व्हेन ही रिटर्न गुड्स। अगर कोई कस्टमर हमको रिटर्न करता है गुड्स, तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति सामान खरीदता है, अगर वो सामान वापस कर दिया तो जिसको वापस मिला है वो कौन सा नोट भेजेगा? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? तो जब किसी को, ध्यान रखिएगा, जब हमको माल वापस प्राप्त होगा तो हम क्रेडिट नोट भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बेचे थे तो उसके खाते को डेबिट किए थे, तो अब हम उसको क्रेडिट नोट भेजेंगे अगर माल वापस आने। बेचा हुआ व्यक्ति जो माल बेचता है, अगर उसके पास माल वापस आ जाता है तो वो खरीदने वाले को क्रेडिट नोट भेजता है। विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक क्या है? द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल बुक। सेल बुक में आप क्या लिखोगे? किसके आधार पर रिकॉर्डिंग करोगे? तो इन्वॉइस सेंड, कितना हम इन्वॉइस भेजे हैं, सेल कर रहे हैं तो इन्वॉइस भेजे होंगे ना, तो इन्वॉइस जितना सेंड किए होंगे उसके आधार पर भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी सेल्स बुक में जो रिकॉर्डिंग होता है वो इन्वॉइस सेंड के आधार पर होता है। इनमें से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन है जिससे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है? तो इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट बढ़े, और डिक्रीज इन अनदर, ऐसा हो सकता है। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो क्या होता है? मशीन खरीदते हैं तो क्या होता है? मशीन बढ़ता है और कैश घटता है, तो ये फॉलो करता है। इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी बढ़ सकता है, हाँ, मशीन उधार में खरीदेंगे तो मशीन बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा, जी हाँ, ये फॉलो करता है। डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर, दो संपत्ति घटेगा। अच्छा, इसको देखते हैं, डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट भी घट रहा है और कैपिटल भी घट रहा है। हाँ, जब हम लोग रेंट पेड करेंगे तो क्या होगा? रेंट पेड करेंगे तो हमारा कैश घट जाएगा और कैपिटल भी घट जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये सी वाला है। दो एसेट्स, एक कोई भी ऐसा लेन देन इस दुनिया में नहीं है जिससे दो एसेट्स घटे और बाकी किसी पर असर ना पड़े। दुनिया में ऐसा कोई लेन देन नहीं है जिससे दो एसेट्स घटे और उस पर कोई असर ना पड़े, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित करती है। एरर्स ऑफ कंपनसेशन अफेक्ट द एग्रीमेंट्स ऑफ, बताइए, तो जो कंपनसेटिंग एरर होता है, कंपनसेशन वाला एरर होता है, वो किसको असर करता है? बैलेंस शीट को असर करता है, ट्रायल बैलेंस को, और ऊपर के दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ट्रायल बैलेंस जो बनता है उस किसको इफेक्ट करता है? तो बोलता है कि एरर ऑफ कंपनसेशन जो इफेक्ट होगा वो किसको इफेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है? तो इनमें से कोई नहीं। कॉम्पनसेशन एरर से कहीं कोई असर नहीं पड़ता, कॉम्पनसेटिंग एरर से कहीं कोई असर नहीं पड़ता है। एरर ऑफ कॉम्पनसेशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, कोई असर नहीं पड़ता है, कॉम्पनसेशन एरर
हालांकि अगर देखा जाए तो ये बैलेंस शीट को ही इफेक्ट मारेगा, कॉम्पनसेटिंग एरर बैलेंस शीट को ही इफेक्ट मारेगा, लेकिन फाइनली अगर हम देखें दोनों साइड में तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, बट बैलेंस शीट को इफेक्ट मारेगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। एक मशीन 6,60,000 में खरीदा गया, 1,20,000 का नगद दिया गया, बाकी 60 दिनों के लिए बिल लिखा गया। बोल रहा है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, जो हम लोग नहीं पढ़े लेकिन फिर भी पूछ दिया। तो 6,60,000 का एसेट्स खरीदे, 1,20 दिए और 60 दिनों का बाकी बिल लिख दिए। तो बोलता है फिक्स एसेट कितना है? भैया पैसा आप कैसे दिए उससे क्या मतलब है, हमारा फिक्स एसेट तो 6,60,000 का ना है, तो जितने का हमने खरीदा है फिक्स एसेट तो उतना ही का होगा। तो इसका ऑप्शन है 6,60,000। तो ये हम लोग 40 क्वेश्चन का पूरा एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका सेट 2, चूँकि 2022 में 2 सेट दिया गया था, तो सेट 2 भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप देखिए और जो आपको लगता है अपने मन से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग उसके आधार पर अगला वीडियो को जरूर बनाएंगे और आपको सारा का सारा फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ और फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू।